स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में या पिछले अध्याय में हम लोग आवेशों का सतत वितरण पढ़ लिए थे, जिसमें बताया गया था कि आवेशों को 3 प्रकार से सतत वितरण किया जाता है: रेखीय वितरण, पृष्ठीय वितरण और आयतन वितरण। और उसमें बताया गया था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से दिखाते थे। वीडियो काफी लंबा था, लगभग 50 या 51 मिनट का था। लेकिन आपको करना क्या है कि बस ये याद रखना है कि रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं और आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं। बस इतना ही उस वीडियो में याद करना था। और एक छोटी सी बात और याद करिए कि रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता क्या है और आयतन आवेश घनत्व बराबर होता क्या है। तो सबके ऊपर तो आवेश की मात्रा ही होती है। बस अगर रेखीय है तो लंबाई से भाग दे देंगे यानी dl लिखेंगे, पृष्ठीय है तो क्षेत्रफल से भाग देंगे यानी dA लिखेंगे, और आयतन वाला है तो dV लिखेंगे। बस इतना ही छोटा सा करना है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इन तीनों का यूज आएगा कि लैम्डा किसको कहते हैं, सिग्मा किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं और उसका सूत्र क्या होता है। बस इतना ही पिछले वीडियो से याद करना है। बाकी जो भी सब निकाला गया है वो ना एग्जाम में आएगा, ना आपसे पूछा जाएगा और ना आपको याद करना है, कुछ नहीं करना है उसका। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है वैद्युत ध्रुव। ठीक है, आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। वैद्युत ध्रुव क्या होता है ये। तो द्विध्रुव तो हम लोग जानते हैं, द्वि मतलब 2 होता है, ध्रुव मतलब पोल। ठीक है, ध्रुव जानते हैं आप लोग। तो जब 2 ध्रुव आपस में हो, वो भी कौन से, वैद्युत वाले, आवेश वाले 2 ध्रुव आपस में एक दूसरे के समीप रखे हो, तब वो जो निकाय बनता है उसे हम लोग वैद्युत ध्रुव कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए तो मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है +q और एक नेगेटिव चार्ज है -q। क्योंकि 2 ध्रुव चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि एक ही ध्रुव दोनों तरफ हो। जैसे अगर प्लस चार्ज है तो प्लस ही हो, नहीं, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, तभी तो दो ध्रुव होंगे। जैसे हम लोग जानते हैं पृथ्वी पे 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है तो एक दक्षिणी ध्रुव है। ऐसा थोड़ी नहीं कि दोनों उत्तरी ध्रुव हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से जब भी 2 ध्रुव की बात करेंगे तो हम लोग एक प्लस चार्ज को लेंगे, एक माइनस चार्ज को लेंगे। ठीक है, 2 ध्रुव यानी 2 आवेश, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, जब एक दूसरे के पास रखे हो, कुछ दूरी पर रखे हो, मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कुछ होगी, तब ये जो निकाय बनता है इसे हम लोग वैद्युत ध्रुव कहते हैं। अब इसमें सावधानियां क्या क्या है, वैद्युत ध्रुव की कंडीशन क्या है, कब किसको हम वैद्युत ध्रुव कहेंगे, कब नहीं कहेंगे। तो कंडीशन यही है कि दोनों पे विपरीत आवेश होने चाहिए। एक पे अगर प्लस चार्ज है तो दूसरे पे माइनस होना चाहिए, और दूसरा कि दोनों पे आवेश की मात्रा समान होनी चाहिए। ठीक है, आवेश की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज। यहाँ पे अगर इस पे q कूलम आवेश है तो उस पे भी q कूलम आवेश होना चाहिए। इस पे प्लस है तो उस पे माइनस। ऐसा नहीं होना कि इस पे प्लस q है तो उस पे -2q हो जाए, ऐसे नहीं। ठीक है, 2 ही आवेश होंगे, एक धन होगा एक ऋण होगा, और दोनों पे आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी। और तीसरा कंडीशन कि एक दूसरे से समीप रखे होंगे, अत्यंत समीप रखे होंगे, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो अल्प होगी। अल्प मतलब अत्यंत अल्प, माइक्रो में, ठीक ना, 10⁻⁻⁶ मीटर की रेंज में अगर होगी, ठीक है, तब इनको हम लोग द्विध्रुव कहेंगे। ऐसा ना हो कि एक आवेश यहाँ पे रखा है, एक आवेश यहाँ पे रखा है, इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, कहा जाए कि ये वैद्युत द्विध्रुव बना है। तो नहीं, ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। अगर ये इस पे +q है, इस पे -q है, तो है दोनों पे आवेश समान, विपरीत प्रकृति के भी हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, लेकिन दूरी इनके बीच की कम नहीं है, जो अल्प होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए ये द्विध्रुव नहीं है। तो द्विध्रुव किसे कहेंगे, तो बोलेंगे जब 2 समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, जब 2 समान मतलब q दोनों पे, और विपरीत प्रकृति के आवेश, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज,
एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अत्यंत अल्प दूरी पर, या अल्प दूरी लिख देते हैं, अल्प दूरी पर स्थित हो, तब इस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए, किसे कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव? तो बोलेंगे जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं या अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तब बनने वाले निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी दूसरी परिभाषा आप बोल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है, ठीक है, चेंज करके, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और वो अल्प दूरी लगभग में कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर, और इसी को हम लोग माइक्रोमीटर भी कहते हैं ना, माइक्रोमीटर। माइक्रो आप लोग पढ़े होंगे 9 में, ठीक है, 10⁻⁶ की रेंज आओ तो माइक्रो हो जाएगा। 10⁻⁻10 होगा, 10⁻⁻10 होगा तो फिर एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो फिलहाल वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? चलिए लिख रहे हैं, लिखेंगे कौन सा लिख दें? पहला वाला, दूसरा लिख देते हैं, ठीक है, या पहला वाला? चलिए दूसरा ही लिख देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर या समान परिमाण, जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसी की दूसरी परिभाषा भी ले सकते हैं कि जब दो समान बस यही जब लगा देंगे, जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तब वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, लाइन थोड़ी इधर उधर करेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए इसका फिगर देखिए, इसका फिगर है कि एक पॉइंट सोर्स है, प्लस क्यू चार्ज है, चलो माइनस लिख देगा, माइनस क्यू चार्ज है, और एक इधर है पॉइंट सोर्स जिसमें प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की दूरी जो अल्प दूरी होती है इसको हम लोग 2L से दिखाते हैं। इनके बीच की अल्प दूरी को 2L से दिखाते हैं। क्यों 2L से दिखाते हैं? इसलिए 2L से दिखाते हैं कि जब इसके मिडिल से यानी मध्य बिंदु से जब हम किसी एक आवेश की दूरी को नापेंगे तो वो कितना मिलेगा हमको? L मिलेगा। और जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे तो मध्य बिंदु से अगर हम दूरी लेते हैं तो L मिलेगा, और अगर L मिलेगा तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा कैलकुलेशन में आएगा वो भिन्न के रूप में नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच की दूरी को हम L मान लें तो फिर जब कैलकुलेशन करेंगे मध्य बिंदु से तो L/2 लेना पड़ेगा, और फिर कैलकुलेशन में फ्रिक्शन आ जाएगा, भाग आ जाएगा, है ना, भिन्न आ जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत बढ़ जाता है। इसलिए हम करते क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो अल्प दूरी होती है उसको 2L लेते हैं। यानी आप 2L समझेंगे क्या है कि 2L क्या है? तो 2L है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, अच्छा, जहां इस फिगर में कौन क्या है, तो जहां 2L है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी।
नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है? तो कक्षा 11 में हम लोग घूर्णन गति पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। उसमें हम पढ़े कि जैसे सरल रेखा में गति में, जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है तो उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार के गुण होते हैं, फिजिक्स की क्वांटिटी होती है। जैसे उसमें विस्थापन होता है, वेग होता है, त्वरण होता है, बल होता है, कार्य होता है, ऊर्जा होती है, ठीक ना। बहुत सारे गुण को हम पढ़े। उसी तरह पढ़े कि जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के पर तक घूर्णन गति करता है, ऐसे घूर्णन गति करता है, तो उसके पास भी बहुत सारे गुण होते हैं। कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय वेग होता है, कोणीय त्वरण होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे बल है तो वहाँ पे बल आघूर्ण होता है, यहाँ जड़त्व है तो वहाँ जड़त्व आघूर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्य है तो वहाँ भी कार्य होता है, यहाँ ऊर्जा है तो वहाँ भी ऊर्जा होती है, लेकिन वहाँ पे घूर्णन ऊर्जा के रूप में होती है। बहुत सारी ऊर्जा हम पढ़े वहाँ पे, है ना, घूर्णन ऊर्जा। फिर यहाँ पे रेखीय संवेग होता था, वहाँ कोणीय संवेग होता था, बहुत सारे पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग भी था। उसी तरह से यहाँ पे आप देखते हैं, वहाँ पे हम लोग आघूर्ण नामक शब्द से परिचित हैं। आघूर्ण किसे कहते थे? तो बोला जाता था किसी भी पिंड का अगर आघूर्ण निकालना है, चाहे वो कोई भी आघूर्ण निकालना है, अगर द्रव्यमान आघूर्ण निकालना है, वेग आघूर्ण निकालना है, विस्थापन आघूर्ण निकालना है, त्वरण आघूर्ण निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो उसके लिए करो क्या कि घूर्णन अक्ष से उस पिंड की जहां पे हमको वो निकालना है उसकी दूरी ले लो और उस क्वांटिटी से गुणा कर दो तो वो उसका आघूर्ण हो जाता था। जैसे हम कहते थे कि अगर हमको द्रव्यमान आघूर्ण निकालना है, द्रव्यमान आघूर्ण निकालना है, तो द्रव्यमान आघूर्ण के लिए क्या हम बताए थे कि अगर ऐसे पिंड है और मान लो इस एक्सिस के परितः घूर्णन गति कर रहा है ऐसे, ठीक है, इस एक्सिस के परितः ऐसे घूर्णन गति कर रहा है, तो अगर हम इसका द्रव्यमान आघूर्ण निकालना है तो पहले कण की घूर्णन अक्ष से दूरी, दूसरे कण की घूर्णन अक्ष से दूरी, सबकी दूरी R1 है, इसकी दूरी R2 है, उसकी दूरी R3 है, ऐसे करके बहुत सारे कण थे, सबकी दूरी को हम लोग निकालते थे। और अगर द्रव्यमान निकाला तो द्रव्यमान से गुणा कर देते थे, यानी द्रव्यमान आघूर्ण निकल के आता था। अगर पहला कण द्रव्यमान M1 है, दूरी R1 है, तो M1 R1, दूसरे कण का M2 R2, तीसरे कण का M3 R3, ऐसे करके हम लोग बहुत सारा निकाले और लास्ट में आ गया सिग्मा MI RI। आई की वैल्यू कहाँ से 1 से n तक ऐसे निकल के आया था। ओके, अगर यहीं पे बल आघूर्ण निकालना होता था तो दूरी गुणे बल कर देते थे, हर R गुणे F कर देते थे, R गुणे F तो R1 गुणे F1, R1 गुणे F2, R2 गुणे F2, R3 गुणे F3 करके हम लोग निकालते थे, ठीक है। अगर जड़त्व आघूर्ण निकालता था, जड़त्व आघूर्ण इनर्शिया वाला, तो दूरी गुणे जड़त्व आघूर्ण कर जड़त्व ले लेते थे, ठीक है। अगर कोणीय आघूर्ण निकालना होता था तो दूरी गुणे कोणीय आघूर्ण ले लेते थे। बहुत सारा जो भी निकालना होता था बस दूरी लेते थे गुणन अक्ष से और उस क्वांटिटी से गुणा कर देते थे। यही सिंपल सा नियम था उसका। किसी भी पिंड का किसी भी फिजिक्स की क्वांटिटी के साथ अगर आघूर्ण निकालना है तो दूरी लो और उसके साथ गुणा कर दो, ओके। और फिर वहां पे एक अच्छा सा नियम बताया। तो जब द्रव्यमान आघूर्ण बताया गया था तो वहां बताया गया था कि समपटल में स्थित जितने भी कण होते हैं, समपटल में स्थित जितने भी कण होते हैं, अगर उन कणों का द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः द्रव्यमान आघूर्ण निकाले तो वो कितना होता है? 0 होता है। द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः समपटल में स्थित सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का योगफल 0 होता है। और इसका यूज किए थे हम लोग जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय में, समांतर अक्ष की प्रमेय में, ठीक है, समांतर अक्ष की प्रमेय में वहां पे ये यूज हुआ था। तो आघूर्ण तो समझिए हम लोग कक्षा 11 में। यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी आवेश को अगर हम घुमाते हैं, आघूर्ण मतलब समझिए घूमना ही शुरू हो रहा है, तो अगर हम आवेश को घुमाते हैं तो आवेश को घुमाने पर उसके पास जो द्विध्रुव के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे हम उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो चलो एक ये आवेश है, इसको घुमाया जाए तो आवेश का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? तो यहाँ पे एक आवेश -q पे है, एक आवेश +q पे है, ठीक है। अगर दोनों को मान लो कि अगर ये 1 किलोग्राम का है, ये 1 किलोग्राम का है, तो कहाँ पे स्टेबल होगा? अगर इसको बैलेंस बनाना चाहे तो कहाँ पे रुकेगा? बीच में, ठीक मध्य में,
ठीक है। तो इस मध्य को हम मान लेते हैं, और इस मध्य बिंदु के परिता अगर हम इसको घुमाएंगे तो इसकी यहाँ से दूरी कितनी है, L, दूरी कितनी है L, और आवेश की मात्रा कितनी है Q। इसकी यहाँ से दूरी कितनी है L, और आवेश की मात्रा क्या है Q, एक प्लस में और एक माइनस में, बस इतना ही अंतर है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो जैसे द्रव्यमान आघूर्ण बताया गया था, तो द्रव्यमान गुणे दूरी, गुणन अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे गुणन अक्ष से दूरी तो पहले की भी L है, दूसरे की भी L है, दोनों की सेम है, तो दोनों में L होगा, ठीक है, प्लस कर देंगे 2 बार। अब क्या करेंगे, यहाँ पे द्रव्यमान आघूर्ण लेते थे तो द्रव्यमान से गुणा करते थे, यहाँ पे वैद्युत ध्रुव ले रहे हैं यानी आवेश ले रहे हैं तो आवेश से गुणा करेंगे, तो एक में Q और दूसरे में भी Q, तो चलो इसको सीधा कर लो ऐसे QL, तो पहले आवेश की दूरी L, आवेश की मात्रा Q, दूसरे आवेश की दूरी L, आवेश की मात्रा Q, तो QL प्लस QL कितना होगा 2QL, कितना हो गया 2QL, बराबर हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L, ऐसे भी तो लिख सकते हैं Q इंटू 2L, ओके, Q इंटू 2L, और 2L क्या है, यहाँ लिखा गया है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो इसे ही हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और दिखाते हैं स्मॉल p से, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आप परिभाषा बनाएंगे, किसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश की मात्रा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में हटा दीजिए तो सीधे बोल देंगे कि जब कोई निकाय वैद्युत द्विध्रुव बनाता है, तब उस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश की मात्रा यानी Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तीसरी परिभाषा बोल सकते हैं कि एक आवेश की मात्रा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, बस याद रखिएगा कि सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L, ओके। अच्छा, अब एक चीज देखिए कि जब इसको घुमा रहे हैं तो मान लो ये ऐसे घुमा तो ये ऐसे घूमेगा, है कि नहीं, जब इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा। इसके अपोजिट अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो अगर ये इधर घुमा, दूसरे कलर से बना देते हैं कि अगर ये इस दिशा में घुमा तो ये ऊपर जाएगा, ओके। तो चलो पहले को देखते हैं कि अगर ये इस दिशा में घूम रहा है, ये इस दिशा में घूम रहा है, तो क्या ये ऐसे घूमेगा, आंसर है जी, ये ऐसे घूमेगा, और जब ऐसे घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब कि दोनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं, दोनों एंटी क्लॉक घूम रहे हैं कि नहीं, ये भी तो उसी दिशा में जा रहा है और ऊपर वाला भी उसी दिशा में जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में होगा। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, अगर इसको नीचे से ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर वाला भी तो ऐसे ही घूमेगा, तो दोनों एक ही दिशा में घूमे, क्लॉकवाइज घूमे। तो इसका मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव को जब हम आघूर्ण निकालते हैं या उसको जब घुमाते हैं तो दोनों की दिशा सेम होती है, ओके, दोनों की दिशा सेम होती है। अगर दोनों एंटी क्लॉक में घूमेंगे या फिर दोनों क्लॉकवाइज घूमेंगे, या तो दोनों दक्षिणावर्त घूमेंगे या तो दोनों वामावर्त घूमेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दक्षिणावर्त घूमा तो दूसरा भी दक्षिणावर्त घूमेगा, सॉरी दूसरा वामावर्त घूमेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे P बराबर जो Q इंटू 2L आया वो ऐसे आया कि पहले QL को और दूसरे QL को, यानी पहले आवेश की मात्रा गुणी दूरी, दूसरे आवेश की मात्रा गुणी दूरी, दोनों को जोड़ दिया है। यहाँ पे कहोगे घटाए क्यों नहीं है, -4 था लेकिन घटाए क्यों नहीं है, इसलिए नहीं घटाए हैं क्योंकि दोनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज, दूसरी चीज कि क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो हम लोग तो जानते हैं आवेश की मात्रा सदिश राशि नहीं होती है। होना चाहिए किसको, दूरी को, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है अगर वो सदिश राशि हो जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि हो जाएगा। तो पाए ये क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है, इसका मतलब कि जो 2L है यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी है जिसको हम विस्थापन कहेंगे, अब वो भी क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि दूरी अगर सदिश राशि मतलब दूरी में दिशा हो जाए तो वो क्या हो जाता है, विस्थापन, ठीक है। परिमाण भी हो जाए, दिशा भी हो जाए तो विस्थापन हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर P बराबर आवेश की मात्रा नहीं सदिश राशि होती है इंटू 2L, लेकिन इसमें L क्या है, सदिश राशि है, ओके। अब इसकी दिशा किधर से किधर होती है, P बराबर Q इंटू 2L में P की दिशा किधर होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, तो याद रखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है।
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? जब कोई निकाय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाता है तब एक आवेश की मात्रा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल p बराबर होता है q × 2l और सदिश रूप में वेक्टर p बराबर होता है q × 2l इस तरह से, और p की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है, इसको नोट किया जाए। बोले लिखिए। जब कोई निकाय वैद्युत द्विध्रुव बनाता है, जब कोई निकाय वैद्युत द्विध्रुव बनाता है जब कोई निकाय वैद्युत द्विध्रुव बनाता है तब एक आवेश की मात्रा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हो गया, ये नोट कर लीजिए। P बराबर Q × 2L वेक्टर रूप में, वेक्टर P बराबर Q × 2L। अच्छा लिख लीजिए, उसी में थोड़ा सा लिख लीजिए कि इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। उसमें लिख लीजिए, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। क्यों? आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। ठीक है, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है, लिख लीजिए। E बराबर Q × 2L वेक्टर रूप में, वेक्टर P बराबर Q × 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ओके, और ये उसका फिगर बना लीजिए ना हो तो। माइनस Q हमेशा याद रखेंगे, बाएं तरफ माइनस को रखेंगे, दाएं तरफ प्लस को रखेंगे। माइनस Q प्लस Q, इनके बीच की दूरी 2L। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस से प्लस की तरफ वेक्टर P ऐसे होगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। जैसे वैद्युत द्विध्रुव के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो 4 प्रॉपर्टीज का हम अध्ययन करेंगे। अभी हम उसको बता दे रहे हैं। पहला हम अध्ययन करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या वैद्युत क्षेत्र बनाता है। तो आंसर है जी, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र बनाता है। कितना बनाता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा हम लोग को अध्ययन करना है कि वैद्युत द्विध्रुव पर क्या कोई बलयुग्म कार्य करता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है हम लोग को। अभी तो हम लोग एक आघूर्ण निकालना है जो केवल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। ठीक है, अगली हेडिंग हम लोग को जो अब देखनी होगी वो होगा वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, यानी बल अगर हम उस पर लगाएं तो बल के द्वारा उस पर कुछ आघूर्ण लगेगा। यानी इस बार द्रव्यमान आघूर्ण नहीं है, आवेश आघूर्ण नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, बलयुग्म आघूर्ण है। ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण निकालना है। तीसरा हम लोग को जो अध्ययन करना है वो ये है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे
वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे और उसको घुमाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। यानी वैद्युत विभव पर किया गया कार्य निकालना है कि वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र में रखकर घुमाया जाए तो कार्य निकालना है, ठीक है, कि कितना हम कार्य करते हैं। और चौथा निकालेंगे हम लोग कि जब हम किसी वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं और घुमाते हैं तो उसके पास कितनी ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यानी स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो 4 राशियां हमको निकालना है। पहला निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दूसरा निकालना है वैद्युत विभव का आघूर्ण टाउ, ठीक है, वैद्युत विभव पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ निकालना है। तीसरा निकालना है कार्य, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकालेंगे, आपको बताया गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकालना और फोर्स से टाउ निकालना, आघूर्ण निकालना, फिर टाउ अगर निकल गया तो टाउ से कार्य निकाल देंगे। आप लोग सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, कि W बराबर होता है टाउ इंटू डी थीटा, DW बराबर, ऐसा 11 में पढ़ाया गया है। और चौथा हम लोग देखेंगे कि उसके पास एनर्जी कितनी है, ठीक है, स्थिति ऊर्जा कितनी है, तो जितना कार्य होगा उतनी ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा के रूप में। तो 4 राशियां हमको अगले वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।